हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हिंदी के पेपर में 2 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा पैटर्न देखते हैं और कैसे आंसर करना है इन क्वेश्चंस को मेनली। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप एडुस्टेट ऐप पर चेक कर सकते हो। हमने वहाँ पर पूरा बैच रखा हुआ है, वहाँ पे देखो, आपको सब कुछ मिलेगा तैयारी के लिए। वैसे भी एग्जाम्स बस आने ही वाला है, 1-2 दिन में एग्जाम्स ही हैं आपकी। सो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने की पूरी पूरे चांसेस है, राइट। और इसमें आपका काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा, आपको पता भी चलेगा कि आपने कौन सी चीज नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला सवाल है कि छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है हमें। तो इसकी पहली विशेषता है व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता होती है उस टाइप के काव्य में, छायावादी काव्य में, और प्रकृति के प्रति गहरा लगाव देखने को मिलता है ना। देन अगला है भक्ति काल काव्य की कोई 2 विशेषता लिखनी है हमको। पहला है ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा का बल दिया गया है यहाँ के काव्यों में, सरल भाषा और भावनात्मक शैली का प्रयोग किया गया। अगला है उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। उद्धव की व्यवहार की तुलना योगी किससे की गई है, योगी से, ज्ञानी से, नितिज्ञ व्यक्तियों से की गई है, जो केवल ज्ञान की बातें नहीं करते हैं लेकिन भावनाओं, सॉरी, जो ज्ञान की बातें तो करते हैं पर भावनाओं को नहीं समझते, फीलिंग्स को नहीं समझते। अगला है लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धाओं के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं। तो जो लक्ष्मण जी थे, उन्होंने कौन सी 2 विशेषताएं बताई वीर योद्धा की। पहला ये बताया है कि वीर योद्धा कभी भी अपने शत्रु से भय नहीं करते, डरते नहीं है, और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए किसी भी परिस्थिति में झुकते नहीं है। ठीक है। अगला है तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। जितने भी कवि हैं आपकी बुक में, तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, है ना, महावीर, ऐसे कुछ द्विवेदी हैं, उनकी भी आपको सारी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनकी काव्यगत विशेषताएं, है ना, ये सब याद होनी चाहिए क्योंकि ये तो आना ही आना है। तुलसीदास जी का है कि भक्ति भावना की मर्यादा पुरुषोत्तम राम के का गुणगान उनके काव्यों में होता था। सरल भाषा और दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया जाता था। उनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस और विनय पत्रिका। जयशंकर प्रसाद का है छायावादी काव्य शैली और दर्शन प्रधानता। दूसरी है प्रकृति चित्रण और राष्ट्रभक्ति की भावना। रचनाएं हैं इनकी कामायनी। और अगला है आंसू। महाकाव्य और खंड काव्य के 2 अंतर लिखने हैं। महाकाव्य विस्तृत होता है, महाकाव्य को में ना विस्तार में चीजों को समझाया जाता है, जबकि खंड काव्य में कोई विशेष प्रसंग में पर केंद्रित होता है, किसी एक विशेष टॉपिक पर। अगला है महाकाव्य कई सर्ग होते हैं, जबकि खंड काव्य छोटा होता है। महाकाव्य के कई सर्ग होते हैं और काव्य खंड जो है, सॉरी, खंड काव्य जो है वो छोटा होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखनी है। तो काव्य की कई परिभाषाएं हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा, अलग अलग डिफाइन किया है काव्य को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आचार्य विश्वनाथ जो थे, आचार्य विश्वनाथ, उनके अनुसार क्या थी। तो शब्दार्थ वह सुंदर संयोग, शब्द और उनके अर्थों का ऐसा सुंदर संयोग जिसमें रस की प्रधानता हो, जब हमें उसे पढ़े तो हमें कोई रस की अनुभूति हो, उसे काव्य कहते हैं। अगला है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखनी है। तो जब किसी व्यक्ति में एक ही वर्ण या शब्द की पुनरावृत्ति होती है, जब किसी शब्द सेंटेंस में एक ही शब्द बार बार आता है, एक ही वर्ण बार बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे है चारु चंचल चपल चितवान। ठीक है, तो यहाँ पे च च जो है वो बार बार आ रहा है, तो वो क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है, राइट। अगला है हास्य रस को उदाहरण लिखना है हमें। हास्य रस में उदाहरण है मोटा हाथी पतली रस्सी पर चढ़ गया जिससे देखने वालों की हंसी छूट गई। अगला है नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखने हैं। नाटक में कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी केवल एक अंक की होती है। दूसरा है नाटक के पात्रों की संख्या अधिक होती है, वहां पे कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन एकांकी में बहुत कम होती है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखना है हमें। आत्मकथा व्यक्ति खुद लिखता है, हम अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो खुद लिखेंगे, और जीवनी कोई हम लिखेंगे, जीवनी तो आप किसी और व्यक्ति की, किसी महान पुरुष जिसने कुछ किया हो अपने जीवन में, उसकी जीवनी लिखेंगे। अगर आत्मकथा भी हमें लिखनी हो तो हम तभी लिखेंगे ना जब हमने कुछ किया हो। मेक सेंस। खैर, आत्मकथा में लेखक अपने अनुभवों को स्वयं व्यक्त करता है। आत्मकथा पे हमने क्या अनुभव किया, क्या एक्सपीरियंस रहे हमारे जीवन में, इसको हम खुद बताते हैं। जबकि जीवनी में लेखक दूसरों के जीवन का वर्णन करता है। जाहिर सी बात है भाई, जीवनी अगर हम किसी और की लिख रहे हैं तो लेखक तो उसकी वर्णन भी हम दूसरों का ही करेंगे। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी थी। लेखक को यह खटका था कि नेताजी जैसे महान शख्सियत की मूर्ति को उचित सम्मान नहीं मिला, कि उनकी जो मूर्ति बनाई थी उसको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है।
देन भगत की पुत्रवधू उनके अकेले क्यों छोड़ना नहीं चाहती थी? तो भगत जो थे, उनकी पुत्रवधू जो थी, बहू जो थी उनकी, वो उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो उनके प्रति कर्तव्यनिष्ठ थी। वो उसका कर्तव्य था कि वो उनकी साथ रहे, उनकी सेवा करे, और उनकी सेवा करना भी चाहती थी वो, इसलिए वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। रामवृक्ष बेनापुरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक परिचय लिखना है। तो पहले हम परिचय में दो रचनाएं लिख देंगे उनकी, और भाषा शैली लिख देंगे। रचनाएं में है पतितों के देश में, सबकी रचनाएं अच्छे से याद करना, एटलीस्ट तीन। और माटी की मूर्ति। भाषा शैली है सरल, ओजस्वी और प्रभावशाली। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी दो रचनाएं हैं काव्य मंजरी और सुमित्रा नंदन साहित्य। भाषा शैली में है तर्कयुक्त, स्पष्ट और प्रभावशाली। भगवान नाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे? तो भगवान नाथ जो थे, जब वो जेल में थे, अपने साथियों को देखते थे तो अपना सारा दुख भूल के हंसने बोलने लग जाते थे। अभी अभी भी हम अपने दोस्तों को देखते हैं और हमें बुरा लगता है कुछ, तो हम अपने दोस्तों को देख के एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, हंसने बोलने लगते हैं, ऐसा ही। रानी एलिजाबेथ की दर्जी क्यों परेशान था? उसकी परेशानी का कारण क्या था? रानी एलिजाबेथ बहुत कपड़े के अनोखे डिजाइन के होते थे, उनके कपड़े बहुत अलग टाइप के होते थे, डिजाइन अलग होती थी, जिसका नाप लेना और सिलना दर्जी के लिए काफी कठिन हो जाता था, इसलिए वह परेशान रहते थे। निम्नलिखित में मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य बनाना है। यहाँ है 9 2 11 होना। 9 2 11 मतलब भाग जाना। अब इसमें हम वाक्य क्या बनाएंगे? चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। इसमें आप अपनी मर्जी से भी जो सेंस बना रहा हो सेंटेंस, वो बना सकते हो। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। आंखों का तारा कहते हैं ना, वो मेरे आंखों का तारा है, बहुत प्यारा जो हमें होता है। मोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है। अगला है शब्दों का समास विग्रह और समास के नाम लिखने हैं। तो प्रतिदिन का होगा प्रत्येक दिन, इसका समास होगा अव्ययी भाव समास। अगला है राजकुमार, राजा का कुमार, और इसका समास कौन सा है? तत्पुरुष। यशपाल अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय लिखिए। यशपाल में दो रचनाएं हैं, झूठा सच और दादा कामरेड। भाषा शैली है प्रगतिशील, तर्कपूर्ण। मन्नू भंडारी की दो रचनाएं हैं, आपका बंटी और महाभोज। भाषा शैली है सरल और यथार्थवादी। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों समझते थे? तो वह व्यक्ति व्यवहार और अनुशासन के कारण लोगों में सेनानी की छवि बना चुका था। मतलब वो जो इंसान था चश्मे वाला, वो वो बहुत अनुशासन वाला व्यक्ति था, डिसिप्लिन व्यक्ति था, जो सेनानी जैसे सैनिक होते हैं, तो लोग उसे वैसा ही समझते थे, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। अगला है कि लेखिका के पति ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा? क्योंकि सॉरी, लेखिका के पिता ने, क्योंकि वह रसोई में केवल स्वादिष्ट भोजन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य वर्धन भोजन को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा भोजन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, उसको भी महत्वपूर्ण मानते हैं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? डुमराव शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि थी। जो बिस्मिल्लाह खान थे, वो डुमराव में उनका जन्म हुआ था, जहां से उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत की थी, इसलिए है डुमराव को याद किया जाता है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति शिष्ट हो, शिक्षित हो और नैतिक मूल्यों के संपन्न हो, उसमें सांस्कृतिक व्यक्ति कहा जाता है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है खून पसीना एक करना, यानी बहुत मेहनत करना। इसका सेंटेंस है कि मोहन ने परीक्षा की तैयारी में खून पसीना एक कर दिया। अगला है दांत न गिनना। भोजन न गिनकर उदारता से देना। सत महाराज ने गरीबों को भोजन दिया और दांत न गिनने की सीख दी। अगला है निम्नलिखित व्यक्ति को समास विग्रह पर समास के नाम लिखिए। समास के नाम, ओके। पहला है पंचवटी। इसको अगर हम समास विग्रह करेंगे तो 5 वटों का समूह। और ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। अगला है नीलांबर। नीला है अंबर जिसका, ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। भगवान नाथ और उसके साथियों की भोजन और लेखन सामग्री अपनी आपकी सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? मतलब भगवान नाथ और उनके जो साथी थे, उनकी जो लेखन सामग्री थी वो हमारे से कैसे अलग है? क्योंकि वो सब लोग जेल में थे, उन्होंने जो सीमित साधारण भोजन मिलता था और लेखन सामग्री भी सीमित मिलती थी। और हम स्वतंत्र हैं, तो हमारे पास तो है इतनी फ्रीडम कि हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनकी सामग्री हमसे अलग है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता क्यों और किस तरह महसूस किया? लेखक ने अपने जीवन में जब युद्ध का प्रभाव देखे लेखक ने जब देखा कि युद्ध का क्या प्रभाव होता है, तब उन्हें हिरोशिमा विस्फोट की विभीषिका का एहसास हुआ। प्रतिवादी
प्रगतिवाद काव्य की दो विशेषताएं लिखनी है। समाज और श्रमिक वर्गों की समस्याओं का उजागर करना। इस काव्य में जो सोशल प्रॉब्लम्स है, सामाजिक जो दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम है, उनका उजागर किया गया था, बताया गया। यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना। अगला है रीतिकाल की कोई दो विशेषताएं। रीतिकाल का पहला विशेषता यह है कि श्रृंगार रस की प्रधानता थी यहाँ पर। नायिका भेद और अलंकारों की अधिक प्रयोग यहाँ पर किया गया। निम्नलिखित बिंदुओं पर सूरदास और नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। सूरदास की दो रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली। इनका भाव पक्ष है भक्ति रस, कृष्ण भक्ति प्रधान काव्य। अगला है नागार्जुन की दो विशेषताएं, युगधारा और रत्नगर्भ। और भाव पक्ष हो गया समाजवादी विचारधारा और यथार्थवाद। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे? तो कवि अपने जीवन के अच्छे बुरे सॉरी क्योंकि आत्मकथा में ना हम अपने बारे में अच्छी चीजें बुरी चीजें सब बताते हैं, और कवि को ऐसा लगता था कि अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो मेरे इधर प्राइवेसी नहीं रह पाएगी, है ना, निजी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, सबको पता चल जाएंगी, इसलिए वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे। परशुराम ने क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने पर क्या क्या तर्क दिए? तो जब परशुराम जी आए, जब राम जी ने वो धनुष तोड़ा था, तो लक्ष्मण ने क्या रीजन दिए थे उनको, कौन कौन से तर्क दिए थे? तो ये उन्होंने ये बोला था कि ये धनुष बहुत पुराना हो गया था, कमजोर हो गया था, इसलिए टूट गया। दूसरा इन्होंने यह दिया कि राम ने इसे तोड़कर इसकी शक्ति को प्रमाणित किया है। राम ने इसे तोड़कर इसकी शक्ति को प्रमाणित किया है। अगला है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? क्योंकि इस कविता में उत्साह और आत्मविश्वास का महत्व बताया गया है। उत्साह का, आत्मविश्वास का इंपॉर्टेंस बताई गई है, जो भक्ति भी परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो हम किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ते रहे, इसकी प्रेरणा देता है। अगला है संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के कवियों की ओर संकेत कर रहा है? तो उन लोगों की तरफ संकेत कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर दूसरों की सफलता में योगदान देते हैं, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं मिलती। अगला है खंड काव्य की दो विशेषताएं। यह किसी विशेष घटना पर, प्रसंग पर आधारित है। एक विशेष इंसिडेंट हुआ है, उस पर सारी चीजें लिखी जाती हैं, और इसमें महाकाव्य की तरह विस्तृत विवरण नहीं होता। इसमें कोई भी चीज बहुत डिटेल में समझाई नहीं जाती, जैसे महाकाव्य में समझाई जाती है। अगला है श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस जब किसी काव्य में प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की प्रमुखता दी जाए, और उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण है सखी वे मुग्ध रूप की मूरत है। चौपाई छंद की को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखना है। तो जब प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं और दोहा के साथ प्रयोग किया जाए, तो जब किसी पंक्ति में 16 मात्राएं हैं और उसे दोहा के साथ प्रयोग किया जाता है, उसे चौपाई छंद कहते हैं। चौपाई छंद, दोहा छंद, ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो कर ही लेना, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। एक सा एग्जाम्पल है, मनुस ध्यान धरी धीरज धरई, जो साजन जो जन कछु कठिन कठिन न करे। देन है अनियुक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उसका हमें एग्जाम्पल भी देना है। जब किसी विषय की ओर संकेत कर किसी अन्य वस्तु के वर्णन किया जाए, मतलब हम कुछ कह रहे हैं लेकिन हम वर्णन किसी और चीज का कर रहे हैं, उसे हम अनियुक्त अलंकार कहेंगे। जैसे चांद के बिना रात अधूरी है, यहाँ चांद और रात की बात हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह है कि यह प्रियतम के बिना विरहीन की दशा बताई है। ओके। अगला है कहानी और उपन्यास में दो अंतर। तो दो अंतर ये है कि कहानी कहानी संक्षिप्त होती है, छोटी होती है, और उपन्यास बड़ा होता है, विस्तार होता है। दूसरा है कि कहानी में सीमित पात्र होते हैं, जबकि उपन्यास में अनेक पात्र होते हैं, बहुत सारे पात्र हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। बहुत इजी है, सिंपल है, एक बार पढ़ना है, ज्यादा मेहनत वाली चीज है नहीं। अगला है रेखा चित्र और संस्मरण में दो अंतर। रेखा चित्र किसी व्यक्ति का चित्रण करता है, हम किसी व्यक्ति के चित्रण करते हैं। संस्करण में हम व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। संस्मरण में हम कोई व्यक्तिगत जो किसी का अनुभव हो, उसको लिखा जाता है। रेखा चित्र में कल्पनाएं भी हो सकती है, रेखा चित्र में हम कोई इमेजिनरी चीज भी लिख सकते हैं, जबकि संस्मरण में सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है। ठीक है, अब हमें नागार्जुन की दो रचनाएं लिखनी है, तो युगधारा और रत्नागर्भ। आपने बहुत ऐसे सवाल देखे होंगे जिसमें बहुत रचनाओं के नाम लिखने हैं, भाषा शैली लिखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ठीक है। कई कविताओं को नई कविताओं की दो विशेषताएं लिखनी है। इसमें यह है कि छंद, अलंकार और तुकबंदी की बाध्यता नहीं होती नई कविताओं में, और यह सामाजिक यथार्थ और व्यक्ति के आंतरिक संवेदनाओं को व्यक्त करता है। अगला है कि
सूरदास और तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, फिर से ऐसा सवाल आ गया। भक्ति रस की प्रधानता थी तुलसीदास के काव्यों में, और सरल और महत्वपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, उनकी रचनाएं कौन सी हैं? उनकी रचनाएं है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। अब सूरदास के देखें तो उन्होंने कृष्ण भक्ति को बताया है। कृष्ण भक्ति और वात्सल्य रस की प्रधानता है रहती है उनके काव्यों में, और सरल और मधुर भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला रचनाएं इनकी सूरसागर और सुरसरावली। आप सूरदास से सूर याद कर सकते हो, सूरसागर और सुरसरावली। अगला है फसल क्या है? तो फसल वे कृषि उत्पाद है, वो फार्मर जो अ, खेतों में उगाते हैं, जैसे गेहूं, धान, मक्का, ये सब फसल है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता जो है उसमें बादल कौन कौन से अर्थ बता रहा है? पहला ये कि बादल जल का स्रोत है, बादल से पानी आता है जो जीवन के लिए आवश्यक है, जरूरी है। और बादल आशा और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। स्मृति को पाठ्य बनाने के से कवि को क्या आशय है? उत्तर है कि कवि यह कहना चाहते हैं कि हम अपने अतीत के अच्छे अनुभवों को अपने मार्गदर्शन के रूप में अपनाना चाहिए। ठीक है, अगला है काव्य की परिभाषा लिखनी है। तो हमने पहले देखा था कि हमें किसी ने एक पर्टिकुलर नाम देके बताया था कि इन्होंने क्या कहा है, इनकी काव्य की परिभाषा लिखिए। लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया, तो आपको जो परिभाषा आती है आप वो लिख सकते हो। ठीक है, शब्द और अर्थ का वह संयोग, शब्द अर्थ का वो संयोग जो किसी रस की अनुभूति कराए, उसे काव्य कहते हैं। वैसे ये भी सेम ही लिखा गया है, बट आपको अगर कोई और डेफिनेशन हो तो आप लिख सकते हो, बट वो सही होनी चाहिए। अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा लिखनी है। जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति अर्थ को स्पष्ट करने के लिए होती है, उसे पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे चलो चलो जल्दी चलो। अगला है रस किसे कहते हैं? जिस काव्य को पढ़ के हमें आनंद की भावनात्मक अनुभूति हो। ठीक है, फीलिंग, जो फीलिंग होती है किसी चीज को पढ़ के, अगर हम कुछ ऐसी राष्ट्रभक्ति वाली कविता पढ़ रहे हैं तो जो फीलिंग आती है हमारे अंदर, कोई उत्साह होता है ना, तो उसे रस कहते हैं हम। कोई भी फीलिंग हो सकती है, हंसना, गाना, खुशी, मतलब हंसना, रोना, दुख, ये सब फीलिंग्स है। रामवृक्ष बेनापुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक रचनाएं लिखनी है। तो पहले की रामवृक्ष बेनापुरी की रचनाएं है माटी की मूर्तें और पतितों के देश में। भाषा शैली हो गई सरल और ओजस्वी। यतेंद्र मिश्र की रचनाएं हो गई सूरज का सातवां घोड़ा और गंधमादन। उनकी भाषा शैली हो गई गंभीर और काव्यात्मक। तो यहाँ मैंने टोटल 50 सवाल किए हैं, इनको आपको बार बार अच्छे से पढ़ना है। और इसमें जितने भी सवाल पढ़े हैं उनके आप अगर डिटेल में पढ़ सको तो पढ़ लेना। बाकी इसके अलावा ज्यादा चांसेस है नहीं कि कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे हमने सारा कुछ कवर किया है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको एडू स्टेट ऐप पर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सो एग्जाम से भी बहुत पास है। ऑल द बेस्ट।